नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। इस समय हम हैं पौड़ी जनपद के कुई गांव में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि पहाड़ के लोगों के पहाड़ जैसे हौसले होते हैं, पहाड़ जैसी उम्मीदें होती हैं और पहाड़ जैसे संघर्ष होते हैं। आज उसी संघर्ष की एक मूरत मेरे सामने बैठी हुई है, एक ऐसी लड़की जिसने पहाड़ की इन वादियों में और पहाड़ के इस कठिन जीवन में अपने आप को स्थापित करने के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, स्वरोजगार की राह अपनाकर अपने आप को स्थापित किया और ऐसी ज्योग्राफी पे, ऐसे भूगोल पे अपना स्वरोजगार के क्षेत्र में अपना एक नाम बनाया। हमारे साथ हैं आज नूतन तन्नुपंथ और नूतन चकबंदी कार्यकर्त्री भी हैं और साथ में स्वरोजगार की एक बहुत बड़ी मिसाल है इस क्षेत्र में। लगातार स्वरोजगार के लिए लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्रेरित करना और उनकी आजीविका संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत रहना, संस्थाओं के साथ जुड़ना, ये सब नूतन की एक कार्यशैली का हिस्सा है और लगातार वो इस तरह की NGO संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। नूतन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ माउंटेन में। नमस्कार। नूतन, मैं नूतन तन्नुपंथ पोखड़ा ब्लॉक से और मेरे गांव का नाम है कुई। नूतन, 2-3 सवाल हैं क्योंकि आजकल उत्तराखंड में बात हो रही है स्वरोजगार की, रिवर्स माइग्रेशन की, लोग अपने गांव वापस लौटो। क्या आपको लगता है कि स्वरोजगार की संभावनाएं यहाँ पर किस तरह से, क्योंकि आपने किया और आप उदाहरण बन चुकी हैं, औरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्वरोजगार के इस क्षेत्र में कि अभी भी अपार संभावनाएं हैं या विपुल संभावनाएं हैं? देखो, जहाँ तक स्वरोजगार की बात है तो स्वरोजगार का यहाँ से अच्छा मौका मतलब और कहीं है ही नहीं। हाँ, एक विडंबना हमारी ये ज़रूर रह गई है कि गांव में लोगों की कमी होने की वजह से कई कामों में दिक्कत आती है। लेकिन जहाँ तक स्वरोजगार की बात है तो देखो, सबसे पहली बात है स्वरोजगार मतलब अपना रोजगार है। उसमें इंसान अपना किसी का नौकर नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद मालिक है। तो गांव में, पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे स्वरोजगार के तहत। और जहाँ तक आज का युवा जो है 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहा है, तो वहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे आराम से 25-30 हज़ार वो पर मंथ की कमा सकता है यहाँ पे और अच्छे से आजीविका अपनी चला सकता है। बिल्कुल, आपने खुद ही इस चीज़ में अपना हाथ जमाया है, आप इसका एक उदाहरण बनी। तो आप अपने अपने अनुभव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की चुनौतियां हैं और चुनौतियों के बाद किस तरह के परिणाम मिलते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि संघर्ष तो जीवन में संघर्ष तो है ही। देखो, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उसने जीवन जिया ही क्या है, मेरे हिसाब से तो ये है। तो मैंने भी जो है 2018 से यहाँ पे काम शुरू किया और मैंने एक मशरूम प्लांट से शुरू किया था काम। और आज मेरे पास जो है 4 तो फिश पॉन्ड है। मैंने पोल्ट्री फार्म का भी काम किया, उसमें मेरे पास 580 मुर्गियाँ एक साथ में थी और बहुत अच्छा काम था। मशरूम का भी बहुत अच्छा काम है। हाँ, थोड़ा कुछ टाइम से रुका हुआ है क्योंकि वो कुछ मेरी अपनी पर्सनल परिस्थितियाँ हैं, लेकिन वो काम भी बहुत जल्दी जो है शुरू हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे मशरूम का काम किया था, देखो मशरूम एक ऐसी चीज़ है जो मेडिकल लाइन से भी अगर आप उसको मेडिकल दृष्टि से देखो तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। उसमें आपके जैसे थायराइड है, जैसे आजकल BP है, शुगर है, तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपका ये जो छितरी वाला जो मशरूम होता है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पे उसके हिसाब से क्लाइमेट भी है तो बहुत अच्छी से हो भी जाता है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ करो। और कुछ ना कुछ क्या है, यहाँ पे पूरी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। अगर यहाँ पे लोग पॉली हाउस भी करते हैं, भाई हम जो पर डे का 100-150 की सब्ज़ी हम बाज़ारों से ख़रीद के लाते हैं, अगर हम उसको अपने घर में अपने लिए भी करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। भाई पर डे का हमारा अगर 100-150 रुपये बचता है तो सीधे सीधे जो है 3,000 से 5,000 के बीच हमारा वो भी बचत होता है। गाँव में इतना खर्चा है नहीं, अपने से बहुत अच्छे से आजीविका का निर्वहन हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल नूतन, मेरा एक दूसरा सवाल आपसे ये है कि अधिकांश लोगों का ये कहना है कि उन्होंने पलायन केवल इसलिए किया क्योंकि उनके पास बिखरी हुई जोतें थी, उनके पास कोई एकीकृत ज़मीन नहीं थी, कोई कंसोलिडेटेड लैंड नहीं थी। तो इसको लेकर उत्तराखंड में आप एक चकबंदी एक्टिविस्ट भी हैं और आपकी लगातार सरकार से भी मांग रही है, अपने शासन स्तर पर भी इसके लिए लगातार एक पूरे मूवमेंट का आप हिस्सा रही हैं। तो आप चकबंदी को लेकर क्या कहना है आपको कि सरकार को किस तरह से आप इस चीज़ के लिए प्रेरित या बाध्य या जो भी करना चाहेंगे, और अपने स्तर से अभी किस तरह से चकबंदी मूवमेंट चल रहा है? देखो, तुमने एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया यार। इस मुद्दे के पीछे हमने अपने जीवन के कई साल जो हैं लगाए हैं। चकबंदी को दिया था, चकबंदी में बहुत अच्छे युवा थे
बहुत लंबी एक चैन बनी हुई थी और चकबंदी के लिए बहुत इन्होंने संघर्ष किया था। हम जो है गैरसैंण तक गए थे इसके लिए, और जो भी सरकारें आई सब ने ये बोला कि हाँ चकबंदी होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो हुई क्यों नहीं। देखो चकबंदी का जो सबसे मेन कारण है या जिसको चकबंदी बोलते हैं उसका ये है कि जैसे हमारे पहाड़ों में बिखरी हुई खेती है, और क्या होता है कि पूरा दिन हम अगर बाय दफ़े हल से जोतते हैं तो हमें एक हमारा यहाँ एक वहाँ है तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो उसका मतलब ये था कि एक जगह पे हमें चेक के रूप में भूमि मिल जाए और हम उस भूमि में जो है अपना कृषि उत्पादन या जो भी करें वो कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि या तो अनिवार्य चकबंदी करो, तो भाई अगर सरकारें जो है किसी भी चीज़ के लिए हमें मजबूर कर देती हैं कि नहीं ये होना ही चाहिए, सरकार भी तो अपने स्तर से करती है, कई योजनाएं बनाते हैं कि जो कंपलसरी है कि होना ही होना है, तो क्या वैसे उस हिसाब से चकबंदी नहीं हो सकती है? हो सकते हैं, लेकिन सरकारों का जो है एक रवैया ऐसा रहा है कि ठीक है ये अगर हम आ जाएंगे तो हम चकबंदी करेंगे, अगली आएगी तो वो करेंगे, लेकिन वो कभी इस विषय पे सीरियस नहीं हुए, और शायद इसीलिए आधा से ज़्यादा पहाड़ खाली हो चुका है। और अब तो स्थिति ये आ गई कि हमारे घरों तक बाघ भालू जंगली जानवरों का जो है आना जाना हो गया, और अब तो यहाँ पे जाने बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया है जिस हिसाब से अभी का जो वातावरण यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अगर सरकार भविष्य में भी आने वाले टाइम में भी चकबंदी पे ध्यान देती है और अनिवार्य चकबंदी करती है तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है, पहाड़ की दशा बदल सकती है, दिशा बदल सकती है। तो कहीं न कहीं नूतन चकबंदी का जो ये मोमेंट था, जो आंदोलन था, चाहे वो गरीब क्रांति अभियान का हो, अभी इसको चकबंदी मोर्चा केवलानंद तिवारी जी भी अपने स्तर से कर रहे हैं, या अलग टीमें हैं अलग-अलग स्तर पर। नूतन भी उसका हिस्सा रही, और नूतन भी लगातार पहाड़ में उन उम्मीदों के साथ जी रही है कि एक दिन लोग वापस लौटेंगे और स्वरोज़गार की ओर उन्मुख होंगे। नूतन की अपनी एक पूरी जीवन गाथा है जो एक छोटे से इंटरव्यू में हम लोग समेकित नहीं कर सकते। उसके पास बहुत बड़े हौसले थे, बहुत बड़ी उम्मीदें अभी भी हैं, और लगातार उसका ये मानना है कि हम लोग जितना इस प्रोसेस से फेस करेंगे अपने आप को, पहाड़ जैसे हौसलों के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव ओरिएंटेड रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो नूतन चकबंदी से यह एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि आजकल लगातार हमारे कुछ चकबंदी के साथ ही प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो ज़मीन है वो गोल खातों में है, आप उनको अपने नाम से करिए और नाम पे करिए और तहसीलों से आवेदन पत्र भेजिए एसडीएम को। तो इसको लेकर क्या लगता है आपको कि लोग यहाँ पर जो ज़मीनें हैं, मैं देख रहा हूँ पौड़ी में अधिकांश ज़मीनें बंजर हैं, तो जो जिनकी ज़मीनें गोल खाते में है वो अपने नाम पे अगर करा भी देंगे तो क्या लगता है संभावना है कुछ हो पाएगा? देखो जो लोग बाहर चले गए ना, जिन्होंने वहाँ पे अपना रैन बसेरा अच्छे से बना दिया, मुझे नहीं लगता वो लोग तो वापस आएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ पे वही लोग हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है, या तो वो जाने में सक्षम नहीं है इसलिए वो यहाँ पे, नहीं तो वो क्यों नहीं जाते भाई, हम भी चले जाते, कोई भी है। लेकिन हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम जा पाएँ। लेकिन ये जहाँ तक गोल खाते की बात है, अगर जो लोग वर्तमान में हैं उनके नाम पे ये खेती हो जाए, ये ज़मीनें हो जाए, तो हो सकता है भले बाहर वाले नहीं आए, लेकिन जो गाँव में है वो तो कुछ कर सकते हैं। भाई मैं खुद ही अपनी पर्सनली बात बता रही हूँ, अगर मेरे को एक जगह पे एक चेक मिल जाए तो मैं पूरी घेर बार सरकार के भरोसे न रहकर खुद कर लूँ, ठीक है, खुद कर लूँ, और उसके बाद वहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, आजीविका का साधन हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन दिक्कतें यही है कि अब मेरा वहाँ पे एक खेत है, मैं वहाँ पे तार बाड़ करूँगी तो बीच में किसी और का खेत है, फिर नीचे किसी और का, मेरा चौथे नंबर पे आ गया तो मुझे उतना पूरा एरिया घेरना पड़ेगा, उसमें खर्चा कितना आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीच वाले ने बोल दिया तो मेरा खेत नहीं करेगी तो फिर क्या होगा। यही समस्याएँ थी हमारी कि हमें मतलब चकबंदी, उत्तराखंड में चकबंदी करके दो और हम उस चकबंदी को सफल करके बताएंगे। हमारा तो ये था कि हम करके बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चैन थी और सब लोग जो इसमें जुड़े थे ना, सबके हौसले बड़े बुलंद थे, पहाड़ों के जैसे ही थे, पहाड़ों के युवाओं के हौसले। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई हैं सांगठनिक तौर पर, लेकिन चकबंदी उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग भी जानते हैं, और इसके लिए कई संस्थाएं प्रयासरत भी हैं, कई लोगों के प्रयास, ये जो मामला है हाई कोर्ट में भी है उत्तराखंड में, और अपने अपने स्तर से, वो चाहे चकबंदी मोर्चा हो, केवलानंद तिवारी जी के प्रयास हो, हमारे गरीब क्रांति अभियान के जो भी हैं, हर आदमी और हर संगठन अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। लेकिन अनिवार्य चकबंदी यदि हो जाए तो उत्तराखंड की दिशा और दशा सेम हिमाचल की तरह हो सकती है। हम लोग एक कंसोलिडेटेड लैंड प्राप्त करके अपनी बागवानी को बढ़ावा दे सकते हैं, या अपनी घेर बाड़ करके अपने चकों में अपनी ज़मीन को अपनी खेती को कमर्शलाइज कर सकते हैं। तो आपने नूतन को सुना, नूतन ने स्वरोजगार पे बात की, हमारे साथ चकबंदी पे बात की, और ये एक मैसेज है उन सभी पहाड़ की लड़कियों के लिए जिनका आज भी ये माइंड सेट है कि हमें देहरादून में रहना है, पहाड़ में कुछ नहीं है, हमें खेती नहीं करनी, इससे हमारा मोह भंग हो गया। तो उस दौर में नूतन इस तरह के प्रयास कर रही है जो कि उत्तराखंड की कृषि के लिए, उत्तराखंड की वानिकी के लिए, उत्तराखंड की बागवानी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। तो थैंक यू सो मच। मैं दीपक,
कैमरामैन दुर्गेश के साथ। वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।